तो हम लोग बात कर रहे थे आपका कि व्यक्तित्व व्यक्तित्व किसके पास है। तो हम लोग ने देखा था कि नेचुरल पर्सन जो प्राकृतिक तौर पर व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ, अर्थात मानव प्राणी प्राकृतिक रूप में व्यक्ति के रूप तौर पर कोई पैदा ही नहीं होता कानून में। कानून में तो सब मानव प्राणी के रूप में पैदा होता है। तो जो प्राकृतिक तौर पर मानव प्राणी के रूप में पैदा हुए हैं वे भी व्यक्तित्व अर्जित करें, इसके लिए उनकी विधि में एक निश्चित दशा ये होनी चाहिए। वो दशा उन्हें कहां से मिलती है ये एक सवाल है। जब तक वो दशा उनकी नहीं होगी तब तक वे विधिक व्यक्तित्व का स्वरूप ये धारण ही नहीं कर सकते, भले ही वो मानव प्राणी हो। विधि के समक्ष एक दशा ये उनकी होनी चाहिए और इस दशा को ही प्राप्ति का है। विधि के समक्ष ये दशा उनकी कहां से, जैसे फ्रेंच कोर्ट कहता है कि राज्य के रूप में संगठित जो राजनीतिक समूह है उसका सदस्य हो जाने के कारण से, ठीक है, उस सदस्यता के कारण से राज्य उन्हें कुछ अधिकार और कर्तव्य ये दे देता है और इसकी वजह से समाज के अन्य सदस्यों के प्रति उनकी कोई एक विशेष स्थिति ये बन जाती है। क्योंकि राज्य के रूप में संगठित जो राजनीतिक समूह है उसके आप सदस्य हो गए तो आप नागरिक हो गए, और नागरिक को हिंदुस्तान में भी राज्य कुछ अधिकार दे रहा है, आपको वाकई व्यक्ति की स्वतंत्रता मिल जाएगी। देयर आर सो मेनी फंडामेंटल राइट्स which are guaranteed to the citizens of India। तो विधि के समक्ष एक दशा ये आपकी आ गई, क्यों राज्य के रूप में संगठित जो राजनीतिक समूह है उसके आप सदस्य हो गए। तो फ्रेंच कोर्ट ये कहता है कि आपकी एक विशेष दशा ये होनी चाहिए। ये दशा अर्जित कैसे हो, ये तो बात ठीक है कि आपकी एक विशेष दशा होनी चाहिए, क्योंकि विशेष दशा नहीं तो ऐतिहासिक तौर पर हम ये देख रहे हैं कि व्यक्ति मानव प्राणी है फिर भी उसके पास व्यक्तित्व नहीं है। ऐतिहासिक तौर पर हम देख रहे हैं कि दासों के वर्ग हैं, वे मानव प्राणी हैं किंतु उनके पास व्यक्तित्व नहीं है, वे विधिक अधिकारों और कर्तव्यों को धारण करने के योग्य नहीं माने गए। तो इसका अर्थ यह है कि फ्रेंच कोर्ट ठीक कह रहा है कि राज्य के रूप में संगठित राजनीतिक समूह के सदस्य जब होकर आप एक विशेष दशा को प्राप्त हो जाते हैं तब आपकी एक स्थिति यह निर्मित होती है, ठीक है, और उस स्थिति के कारण से अन्य व्यक्तियों से विधिक संबंध ये स्थापित करने के आप योग्य हो जाते हैं। आप कुछ अधिकार धारण कर लिए, वो अधिकार हाफिल्ड और सामंट के मुताबिक विशेषाधिकार आदि की सूरत का हो सकता है, और जब वो उस सूरत का अधिकार आप में निवास करेगा तो सामने वाला, ठीक है, वो एक विशेष कर्तव्य के अधीन आ जाएगा। यानी एक विधिक संबंध ये स्थापित करने के आप योग्य हो जाएंगे जब राज्य के रूप में संगठित राजनीतिक समूह के सदस्य की दशा ये आप अर्जित करेंगे। ऐतिहासिक तौर पर हम देखते चले आ रहे हैं। एक और बात हमने ऐतिहासिक तौर पर देखी है कि ऐतिहासिक तौर पर मनुष्य यानी मानव प्राणी अधिकार अर्जित करे इसके लिए उसका जीवित पैदा होना यह जरूरी माना गया है। सामान्य तौर पर अगर मानव प्राणी ने विधिक व्यक्तित्व प्राप्त किया, कृत्रिम व्यक्तियों की बात अलग है, ठीक है। कृत्रिम व्यक्ति अपने जन्म के साथ विधिक व्यक्तित्व प्राप्त करते हैं और मानव प्राणी भी अपने व्यक्तित्व के साथ, अपने जन्म के साथ विधिक व्यक्तित्व प्राप्त करते हैं। ये दोनों बातें ठीक है, तो फिर ये उल्लेखनीय क्यों, फिर हम इस बात का उल्लेख ही क्यों कर रहा है? अगर दोनों अपने जन्म के साथ ही विधिक व्यक्तित्व अर्जित करते हैं तो इस बात को कहने का कोई अर्थ नहीं बचता कि विधिक व्यक्तित्व को अर्जित करने के लिए मानव प्राणी को जीवित पैदा होना होगा, ठीक है। इस बात को कहने का कोई मतलब ये बचता ही नहीं। लेकिन इस बात को कहा इसलिए जा रहा है
क्योंकि कुछ दशाएं हैं जो अपवादिक, जिनमें मानव प्राणी ये पैदा होने से पूर्व ही, ठीक है, विधिक व्यक्तित्व अर्जित कर लेगा, अर्थात कुछ अधिकारों और कर्तव्यों का, ठीक है, धारक ये बन जाएगा। लेकिन ऐसा होगा तो, लेकिन उसका जीवित पैदा होना जरूरी होगा, ठीक है ना। जब अगर वो जीवित पैदा नहीं हुआ, एक क्षण जीवित रहे, एक क्षण जीवित रहे, अगर वो एक क्षण भी जीवित रहता है तो वह उन अधिकारों और कर्तव्यों को धारण कर लेगा जो उसे उस दशा में प्राप्त हुए थे जब वह जीवित व्यक्ति नहीं था। जबकि कृत्रिम व्यक्तित्व जो होगा, जिसे कानून ही जन्म देगा, उसके साथ ये सुविधा नहीं होगी। वो जिस दिन अस्तित्व में आएगा उसी दिन के बाद वो अधिकार और कर्तव्यों का धारक ये बनेगा। ये महत्वपूर्ण फर्क है, इसलिए ये उल्लेखनीय और इस पर हमारी दृष्टि ये होनी चाहिए, ठीक है। जो मानव प्राणी है ये भी जब अस्तित्व में आएगा व्यवहारिक तौर पर अधिकार और कर्तव्यों का धारक तभी बनेगा। और यही स्थिति कृत्रिम व्यक्तित्व उसकी रहेगी, वो भी जब कानून के द्वारा अस्तित्व में ले आया जाएगा, अर्थात विधि के समक्ष एक दशा को प्राप्त कर लेगा। है क्या कि हम लोगों का दिमाग ऐसे अकस्टम्ड है कि हम दशा और दुर्दशा इसमें फर्क नहीं करते। जब हम दशा कहते हैं तो आपको दुर्दशा ध्यान आती है, ठीक है, जबकि दशा का अर्थ तो सिर्फ कंडीशन है, दैट में बी बैड, दैट में बी गुड, ठीक है। लेकिन हमारे दिमाग कुछ ऐसे ट्रेंड हैं, शिक्षित हैं कि हम एक विशेष शब्द का उच्चारण होते ही उसका एक विशेष अर्थ ये समझना शुरू कर देते हैं, जैसा कि पर्सन के साथ होता है। जैसे ही पर्सन कहा जाता है आपके दिमाग में मानव प्राणी आता है, जबकि पर्सन और मानव प्राणी अलग अलग बात है। मानव प्राणी पर्सन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। और ऐतिहासिक तौर पर यह सिद्ध है, लेकिन हमारा दिमाग ऐसे ट्रेंड है कि हम मानव प्राणी और पर्सन इसमें फर्क नहीं करते। ऐसे हम दशा बोलते हैं, आपको दुर्दशा सुनाई देता है, यह एक अंतर है। लेकिन हम सिर्फ दशा की बात कर रहे हैं, सिर्फ दशा की। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो कृत्रिम व्यक्तित्व और आपका जो मानव प्राणी है इनमें कोई फर्क नहीं कि जब ये व्यवहारिक तौर पर अस्तित्व में आ जाएंगे, यानी जीवित जन्म ले लेंगे। कृत्रिम व्यक्तित्व जीवित जन्म नहीं लेता, लेकिन ठीक है, शब्द कौशल से हम ये कह सकते हैं कि जब उसे कानून एक दशा दे देगा तो उसने जीवित जन्म ले लिया। हम केवल मानवीकरण करके कृत्रिम व्यक्तित्व का इस प्रकार की बात कह सकते हैं। देखते दे प्रतिमा, दे प्रतिमा को क्या माना है? व्यक्ति। लेकिन दे प्रतिमा व्यक्ति तब है जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तब तक वो व्यक्ति नहीं है। और प्राण प्रतिष्ठा की एक विशेष क्रिया है, एक विशेष प्रक्रिया है, उसी से होती है प्राण प्रतिष्ठा। और जब वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, तब क्या करते हैं? सबसे पहले देवता दर्शन अपने भक्तों को नहीं देता है। उसकी आंखों पर पट्टी रहती है और आंखों की पट्टी हटा के सबसे पहले उसे शीशा दिखाते हैं, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार
ठीक है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा देवता की हुई है, और वो जिसे सीधे देखेगा तो वो इतना, ठीक है, उसके प्रभाव को सहन करने लायक नहीं होगा, इसलिए उसे शीशा दिखाते हैं। वो लाइन जो गोस्वामी जी ने कही कि आपन तेज समारो आप है, कि आप अपना तेज खुद ही संभालें, उसके बाद फिर आगे भक्तों को दर्शन शुरू होता है। ठीक है, तो मूर्ति विधिक व्यक्ति है, लेकिन जब मानवीकरण हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तभी है विधिक व्यक्ति, उससे पहले नहीं। तो ऐसे तो मूर्तियां बाजार में बिक रही हैं, वे पर्सन थोड़ा ही हैं। वो तो जब किसी मंदिर में स्थापित होंगे, विशेष प्रकार के अनुष्ठान चलेंगे, तब उनमें देवत्व ये स्थापित होगा। जैसे फेसबुकिए कई बार नहीं, किताबों तो पोस्टर वहां पड़ा था भगवान का, वो पोस्टर है, वो देवता नहीं है, ठीक है, वो मात्र पोस्टर है, ठीक है, जिस पर देवता की आकृति ये बनाई गई है। देवता वो है जो पूजा घर में स्थापित है, ठीक है, और फिर जब मूर्ति खंडित होती है तो उसका विधि विधान पूर्वक विसर्जन होता है, उसे नहीं फेंकते ऐसे। और फिर देवता उसमें विसर्जित हो चुका है, देवता उससे जा चुका है, और जब देवता जा चुका तो अब वो वैसे ही है जैसे मृत शरीर, उसका कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, तो विधिक ऐसे ही नेचुरल पर्सन है। जब जीवित जन्मेगा तब अधिकार अर्जित करेगा। इस दृष्टिकोण से देखें तो दोनों के बीच कोई भिन्नता ये नहीं दिखाई देती, लेकिन ये बात उल्लेखनीय इसलिए बन जाती है कि जो मनुष्य है, मानव प्राणी, ये मानव प्राणी है, जीवित जन्म लेने से पूर्व कई अधिकारों और कर्तव्यों का धारक ये हो जाता है, लेकिन उन अधिकार और कर्तव्यों का उपयोग ये करने की सामर्थ्य इसमें तभी आती है जब ये जीवित पैदा होता है, जबकि कृत्रिम व्यक्तित्व जन्म के साथ ही अधिकार और कर्तव्य अर्जित करेगा। ये अर्जित तो कर सकता है, किंतु सामर्थ्य की कमी रहेगी, और विधिक व्यक्तित्व बन जाने के लिए प्रास्थिति यानी दशा यही अनिवार्य नहीं है, बल्कि विधिक सामर्थ्य यह भी आप में होना चाहिए। और यह सामर्थ्य भी, ठीक है, विधिक व्यक्तित्व जो होता है उसे दशा और सामर्थ्य दोनों कानून देता है, दोनों कानून देता है। मीनिंग देयर बाय दशा और सामर्थ्य हासिल करना ये किसी भी मानव प्राणी के बस की बात नहीं, बस की बात नहीं। मीनिंग देयर बाय ये दशा और सामर्थ्य कानून उसे देता है एक वर्ग का सदस्य होने के कारण से, ठीक है, और वर्ग की सदस्यता ये मनुष्य के नियंत्रण के परे परिस्थितियों से उसे प्राप्त होती है, अर्थात कानून से ही प्राप्त होती है। यही भिन्नता है। आप चाहो किसी से समझौता करके वह विधिक दशा प्राप्त कर लो जिसके आधार पर कानून में आपकी प्रास्थिति बन जाए, अर्थात वह विधिक दशा बन जाए जिससे आप अधिकार और कर्तव्य धारण करने के योग्य बन जाओ, यह संभव नहीं है। कानून आपको वह प्रास्थिति देगा, वह विधिक दशा देगा जिससे आप मानव प्राणी से व्यक्ति ये बनोगे, मानव प्राणी से विधिक व्यक्तित्व का दर्जा यह हासिल करोगे। आप स्वयं नहीं कर सकते, इसका अपवाद भी है विवाह।
विवाह आपको एक विशेष विधिक दशा यह प्रदान कर देता है। और हम ये कह रहे हैं कि प्राप्ति जिस विधिक दशा को कहा जाता है, स्टेटस जिस विधिक दशा को कहा जाता है, व्यक्तित्व बन जाने के संदर्भों में, व्यक्तित्व बन जाने के प्रयोजनों से, वह विधिक दशा आप स्वयं अर्जित नहीं कर सकते। वह आपके नियंत्रण के परे जो परिस्थितियां हैं उन्हीं से आपको मिलेगी। और इसका अपवाद विवाह ये दिखाई देता है। इसलिए लोग कोड करते हैं कि ये बात सर्वथा सत्य नहीं है कि वह विधिक दशा जिससे मानव प्राणी व्यक्तित्व बन जाए या मानव प्राणी व्यक्तित्व को अर्जित कर ले, वह सदा और सर्वदा कानून से ही मिलेगी। यह बात सर्वथा सत्य नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन यह बात स्वयं में सत्य नहीं है। यह ठीक है कि विवाह से संबंधित विधिक दशा, इसे प्राप्त करने में आपकी सहमति का रोल है, यह सही है, यह बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो विवाहित, ठीक है, व्यक्ति की विधिक दशा आपको प्राप्त हुई है, इसको समाप्त करने में आपका रोल नहीं है, ठीक है। इवन अगर आप 13B हिंदू मैरिज एक्ट की बात करेंगे तो भी वहां कानून बता रहा है कि सहमति के बाद में कानूनी प्रक्रिया से ही वैवाहिक संस्थिति, इसका अंत संभव है, ठीक है ना। आप स्वयं चाहो, जैसे आप वैवाहिक परिस्थिति को प्राप्त किए थे वैसे उसका अंत कर दो, ये नहीं। तो ये बात पूरी तरह गलत नहीं हो जाती है कि कानून ही आपको विधिक दशा देगा, कानून ही, ठीक है, विधिक दशा देगा जिससे आप मानव प्राणी से सामर्थ्य हासिल करके मानव प्राणी से व्यक्ति ये बनोगे। ये बात गलत नहीं होती, ये अपने में ठीक रहती है। लेकिन इस बात को गलत करने के लिए लोग भागीदारी अधिनियम, इसका उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि वहां तो सीधे का हम एक बात कह रहे हैं कि प्रास्थिति यानी वह विधिक दशा जिससे आप व्यक्ति बनते हैं, मानव प्राणी से व्यक्ति की यात्रा ये पूरी करते हैं, वह विधिक दशा कानून के द्वारा दी जाती है। हम ये कह रहे हैं विवाह, इसकी दशा में हमने एक फ्लॉ ये निकाल लिया और हमने कहा कि विवाह की संस्थिति ये आप कानून के द्वारा अर्जित भले ही न करते हो, लेकिन समापन कानून के द्वारा ही होता है। इसलिए इस सिद्धांत पर कोई असर नहीं आता कि मानव प्राणी से व्यक्ति होने के लिए जो विधिक दशा जरूरी है, वह विधिक दशा आपको कानून से ही मिलेगी। इस पर बहुत अधिक या बहुत ऐसा क्षतिकारक असर कि सिद्धांत ही गलत हो जाए, ऐसा नहीं लगता। ये पूरी तरह नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगला उदाहरण, वो तो इस सिद्धांत की जड़ें हिला देता है। क्या कहता है कि भागीदारी संविदा से उत्पन्न होगी, प्रास्थिति से नहीं। यानी भागीदार हो जाने के लिए जो प्रास्थिति जरूरी है, यानी भागीदारी की संविदा का पक्षकार यह होने के लिए जो प्रास्थिति जरूरी है,
केवल वही कानून ने आपको दिए। ठीक है, तो इस स्तर तक तो आप पर्सन हुए, लेकिन भागीदार के तौर पर भी आपके अधिकार और कर्तव्य भागीदारी अधिनियम में वर्णित हैं। भागीदार के तौर पर भी आप कुछ अतिरिक्त अधिकार और कर्तव्य निर्धारित करते हैं, और आप कुछ ज्यादा व्यक्तित्व यह हासिल कर लेते हैं, क्योंकि भागीदार की पर्सनालिटी अलग है, वो सामान्य मानव की पर्सनालिटी नहीं है। और भागीदारी का अंत भी आपकी ही इच्छा पर होगा। ठीक है, यद्यपि अनिवार्य अंत भागीदारी का वो भी है। ठीक है, भागीदारी का कारोबार, यानी जो कारोबार भागीदारी में चल रहा था वह विधि विरुद्ध हो गया, अंत हो जाएगा भागीदारी का। ठीक है ना, भागीदारी समाप्त मानी जाएगी। एक भागीदार कदाचरण का दोषी हो गया, और कदाचरण का दोषी इस प्रकार हुआ है कि उसके उस कदाचरण से भागीदारी का कारोबार प्रभावित होगा, तो न्यायालय द्वारा आवश्यक विघटन भागीदारी का यह कराया जा सकता है। ठीक है, और इच्छाधीन भागीदारी, वो तो उसका नाम ही है पार्टनरशिप एट विल। तो यहां तो दोनों ही चीजें दिखाई दे रही, तो इस सिद्धांत की जड़ें हिल जाती हैं। और ये सिद्धांत आए किसके आधार पर थे? सामान्य के आधार पर। असल हुआ क्या, सामान्य ने जो प्रास्थिति यानी विधिक दशा है, इसके 4 अर्थ माने हैं। उन्होंने कहा एक अर्थ में प्रास्थिति जो समझी जाती है वो प्रास्थिति क्या है? एक अर्थ में प्रास्थिति है कि आपकी सांपत्तिक विधि में और आपकी कानून के समक्ष जो व्यक्तिगत हैसियत है, व्यक्तिगत दशा है, प्रास्थिति को इस अर्थ में समझा जाता है जैसे दास की एक अपनी व्यक्तिगत स्थिति, नागरिक की अपनी एक व्यक्तिगत स्थिति। ठीक है, तो नागरिक की अपनी व्यक्तिगत, ठीक है, एक विधिक स्थिति है, आपकी व्यक्तिगत स्थिति है। ठीक है, और इसे उन्होंने नाम दिया विधि के समक्ष दशा, यानी विधि के समक्ष दशा जो होती है प्रास्थिति को एक अर्थ में ऐसे समझते हैं। दूसरी, सांपत्तिक अधिकारों को हटाने के बाद आपकी जो व्यक्तिगत स्थिति है, यह व्यक्तिगत दशा है कानून में, उसको उन्होंने प्रास्थिति का दूसरा स्वरूप माना है, यानी विधि के समक्ष स्थिति। जैसे सम्राट की या राष्ट्रपति की विधि के समक्ष स्थिति अलग है, आपकी विधि के समक्ष स्थिति अलग है, राज्यपाल की विधि के समक्ष स्थिति अलग है, सांसद की संसद में विधि की स्थिति अलग है। ठीक है ना, और विधि के समक्ष दशा सभी मानव प्राणी समान है। ठीक है ना, सभी मानव प्राणी समान हैं। तो सामान्य कहते हैं विधि के समक्ष विधि एक दशा ये आपको देती है, और वो दशा आपकी तब भी होती है जब आप व्यक्तिगत अधिकारों का दावा कर रहे होते हैं और सांपत्तिक अधिकारों का दावा कर रहे होते हैं। और दूसरी आपकी विधि के समक्ष स्थिति होती है, वो भिन्न भिन्न हो सकती है भिन्न भिन्न लोगों की। जैसे राष्ट्रपति की विधि की स्थिति अलग है और तुम्हारी विधि की स्थिति अलग है, और उनका प्रास्थिति को एक तीसरे अर्थ में भी समझा जा सकता है। ठीक है, कि अगर आप में असामर्थ या सामर्थ होता है, ठीक है, तो यानी जो व्यक्तिगत प्रास्थिति को संगठित करने वाले तत्व हैं वो दो ही हैं, एक तो विधि के समक्ष दशा और दूसरा विधिक सामर्थ्य, दो ही तो चीजें हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रास्थिति को हटा दीजिए। ठीक है, इसको हटाने के बाद यानी विधि के समक्ष जो दशा है आपकी उसे हटा देने के बाद जो बचता है, ठीक है, वह भी आपकी विधिक प्रास्थिति को ही तय करता है। जैसे उन्होंने कहा कि हत्या करने के आशय से, ठीक है, हत्या करने के आशय से जब आप या मानव वध कारित करने के आशय से जब आप
किसी की मृत्यु पारित करेंगे, केवल तभी हत्या के दोषी होंगे, अन्यथा आप हत्या के दोषी नहीं हो सकते। यानी आपकी परिस्थिति इससे भी निर्धारित होगी कि आपका आशय क्या था। लेकिन हर जगह कानून तय कर रहा है, आपकी विधिक दशा को कौन तय कर रहा है? कानून। और चौथा वो कहता है अभिसामयिक, ठीक है, यानी फॉर द टाइम बीइंग आपकी एक अनिवार्य विधिक स्थिति होती है, फॉर द टाइम बीइंग होती है, कुछ समय रहती है वो, उसके बाद कानून उस स्थिति में बदलाव ये ले आता है। आपका संरक्षक है आपका कोई, तो आपकी विधिक स्थिति अलग ढंग की होगी, और आप हमेशा संरक्षक के संरक्षकत्व में तो रहेंगे नहीं, ठीक है। जब आपकी संरक्षकत्व की स्थिति समाप्त होगी तो आपकी विधिक दशा अलग हो जाएगी, लेकिन कब समाप्त होगी ये कानून ही बताएगा। यानी अल्टीमेटली कहें तो सामान्य ये कहते हैं कि कानून ही आपको वह विधिक दशा देगा जो आपकी परिस्थिति इसको निर्मित करेगा, और उस परिस्थिति को निर्मित कर देगा जो मानव प्राणी से व्यक्ति हो जाने के लिए आवश्यक है। कानून तय करेगा, ये सामान्य कह रहे हैं, और इसमें गलती निकल रही है। गलती दो आधारों पर निकल आई। एक इस आधार पर निकल कर आई विवाह के उदाहरण से, लेकिन वहां तो गलती चलो जो निकल कर आई वो ऐसी है कि मैंने जेडुल है, हमने ये कहकर काम चला लिया कि सब ठीक है, विवाह की शुरुआत ये है, ठीक है, सहमति से हुई, यानी कानून से नहीं हुई, लेकिन अंत तो कानून से ही हुआ, तो हमने कुछ मैनेज कर लिया मामले को। लेकिन जब अगला उदाहरण आ गया भागीदारी का, तो सामंड के साथ हम भी चारों खाने चित्त दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अब कुछ नहीं बचा, ठीक है, अब क्या कहोगे? वहां तो अंत भी भागीदारी का, ठीक है, संविदा से ही हो रहा है। संविदा से मीनिंग दरवाई पक्षकारों की सहमति से, अपनी इच्छा पर, और शुरुआत भी उसी से हो रही। तो चारों खाने चित्त मामला दिखाई देता है। जब मामला चारों खाने चित्त हो जाता है तभी नए विचार का प्रतिपादन होता है, क्योंकि तब विचार में कमी ये दिखाई देती है। तब एलन और पैटर्न ये दो लोग आए। एलन ने कहा कि इससे मतलब ही नहीं है कि सहमति इसके आधार पर विशेष परिस्थिति का निर्माण हुआ या विशेष परिस्थिति खत्म हुई, इससे कोई लेना देना नहीं। बात मुख्य यह है कि विधि के परिचालन से, कानून के मूवमेंट से, ठीक है, जब कानून मूव करता है और आप पर एक विशेष विधिक दशा को आरोपित करता है, और उस विशेष विधिक दशा के आरोपित होने के कारण आप कुछ अधिकारों और कर्तव्यों के धारक बन जाते हैं, तो आपकी एक विशेष परिस्थिति का निर्माण होता है। और चूंकि यह विशेष परिस्थिति विधि के परिचालन पर निर्भर है, ठीक है, उसमें आपकी सहमति का कोई रोल नहीं है। उनका भागीदारी की परिस्थिति आपने सहमति के आधार पर ही निसंविदा से अर्जित की, ठीक है, भागीदारी का अंत भी आपने सहमति और संविदा इससे कर लिया, ठीक है, लेकिन भागीदार के तौर पर आपके क्या अधिकार होंगे ये कानून ही तय करेगा, ठीक है ना। यानी अंतिम रूप से परिस्थिति विधि के परिचालन से ही तय हुई है, अर्थात भागीदार की जो विधि के समक्ष दशा है उसे अंतिम रूप से कानून ने ही तय किया है। क्योंकि हम लोग सेक्शन 11 पढ़ के आए हैं पार्टनरशिप एक्ट का। सेक्शन 11 क्या कहता है? आप खूब तय करो भागीदारों के पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य, उनके बीच की संविदा से तय होंगे, किंतु इस अधिनियम में
उनके जो अधिकार और कर्तव्य तय कर दिए गए हैं वे भागीदारों के बीच की संविदा की विषय वस्तु नहीं होंगे। ठीक है, तो अंतिम रूप से भागीदार के तौर पर जो विधिक दशा है उसका आरोपण किसने किया? कानून ने। कानून ने नहीं किया, इसलिए बात फिर ठीक हो गई कि मानव प्राणी से आपको व्यक्ति कौन बनाएगा? कानून। ठीक है, कानून के अलावा कोई व्यक्ति नहीं बना सकता आपको। ठीक है, पैटर्न ने इसमें और सुधार किया। ठीक है, पैटर्न ने कहा कि जो आपका वो है एक वर्ग की सदस्यता, इससे एक विशेष परिस्थिति का निर्माण होता है और वो वर्ग की सदस्यता कौन देता है? कानून। ठीक है, कमोबेश इस बात पर सभी सहमत हैं कि परिस्थिति नो डाउट कानून से निर्मित होती है, इसमें कोई दो मत नहीं, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि परिस्थिति कानून से निर्मित होती है। लेकिन परिस्थिति कानून देता तभी है जब आप एक वर्ग के सदस्य होते हैं। जब तक एक वर्ग के सदस्य नहीं हैं आप, तब तक आपकी कानून में कोई स्थिति नहीं हो सकती। कानून एक परिस्थिति देता है किंतु एक वर्ग के सदस्यों को देता है, और वर्ग के सदस्यों को परिस्थिति देने की बात सबसे पहले किसने की? सबसे पहले यह बात ऑस्टिन ने की है, और ऑस्टिन से पूर्व इस बात को पहचाना किसने कि परिस्थिति कानून देता है? क्योंकि उससे पहले परिस्थिति विशेषता के तौर पर, गुण के तौर पर, ठीक है, ये देखी जा रही थी। इससे पहले जर्मनी, ठीक है, वहां सेविनी क्या कर रहा था? कह रहा था परिस्थिति एक गुण है, परिस्थिति एक गुण है और इस गुण के कारण मानव प्राणी विशेष प्रकार के अधिकार और कर्तव्यों को धारण करने के योग्य बन रहा है, और इस गुण के कारण उसकी एक विशेष विधिक स्थिति ये समाज के सदस्यों के साथ है, और यही परिवारवाद है, यही तो परिवारवाद है। सेविनी जो कहता है कि परिस्थिति क्या है? गुण है, और गुण अपराध जो, ठीक है, गुण और आपका दशा, इसके बीच फर्क कहां है? दशा बाह्य शक्तियों से निर्मित है और गुण विशेषता के तौर पर आपको ऊपर से प्राप्त, आप में अंतर्निहित है। ठीक है, यही तो दशा आरोपित है और गुण अंतर्निहित है। इसीलिए सेविनी की ये जो व्याख्या है ये उस श्रेष्ठता की अवधारणा थी, ठीक है, नींव बन गई है जिस श्रेष्ठता की अवधारणा पर हिटलर सामने आया। हिटलर यही तो कहता था कि जर्मन सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, तो ये श्रेष्ठता की जो बात है ये इसीलिए आई क्योंकि सेविनी कहता है कि परिस्थिति एक गुण है और इस गुण के कारण आप एक विशेष प्रकार की स्थिति धारण कर लेते हैं और वह विशेष स्थिति आपको अधिकार और कर्तव्य ये देती है। और इसीलिए देखिए, अंग्रेजों ने आधी क्या पूरी दुनिया पर लगभग राज किया है। आखिर कुछ तो विशेषता उनमें रही होगी, कोई तो बात रही होगी। आलोचना करना आसान है लेकिन कोई तो बात रही होगी, क्योंकि उनका विचार प्रोग्रेसिव है, इसलिए वे पूरी दुनिया पर राज करने में कामयाब हुए। ये बात खराब है कि गुण के रूप में पैदा होती है। यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम गांधी परिवार में पैदा हुए तो ये विशेष गुण है हमारा, इसलिए हमें ही शासक होना चाहिए।
इसीलिए तो गालियां बकते घूम रहे हैं सब जगह। ठीक है, परिवारवाद इसका नाम नहीं होता कि किसी सांसद के पुत्र को टिकट दे दिया गया, इसका नाम परिवारवाद थोड़े है। जहां से नीति बनती है, जो पार्टी की पोस्ट है, वो एक परिवार के लोगों के लिए आरक्षित है, तब परिवारवाद होता है। असल में है क्या कि हम लोग मूर्ख हैं और हम लोग किसी भी बात को ठीक से समझना ही नहीं चाहते, बेवकूफी का तर्क ये देते। ठीक है, हमारी समझ में कुछ आता ही नहीं और हम खुद को बुद्धिमान माने बैठे, ये हमारी दूसरी बड़ी कमी। तो सैविनी गुण मानता है, ठीक है, परिस्थिति को, जबकि जो इंग्लैंड के विचारक हैं यानी हेनरी मैन, ऑस्टिन, सामंट, ये दशा मानेंगे। और अंतर कहां आ जाएगा? दशा आरोपित है, गुण अंतर्निहित है। दशा परिवर्तित हो सकती है, गुण परिवर्तित नहीं हो सकते। बहुत बड़ा अंतर आएगा। ठीक है, शब्द प्रयोग सिद्धांतों में जब होगा तो सोच समझ कर होगा। अगर सोच समझ कर शब्द प्रयोग नहीं है तो गंभीर परिणाम पैदा होंगे। आपकी जब तक एक परिस्थिति नहीं है तब तक आप अधिकार और कर्तव्यों के धारक नहीं हो सकते। एक परिस्थिति आपकी होनी चाहिए। यद्यपि यह भी नियम हमेशा सत्य नहीं है। जैसे आप टेम्परेरी नशे में हैं तो आपकी असामान्य परिस्थिति है, इस समय आपकी दशा असामान्य है, लेकिन आपके जो अधिकार और कर्तव्य हैं वे वैसे ही समझे जाएंगे जैसे आप नशे में नहीं हैं। आईपीसी सेक्शन 86 स्वैच्छिक मतता। ठीक है, आपकी असामान्य परिस्थिति है, जबकि पागल अगर आप हैं तो भी आपकी असामान्य परिस्थिति है। तब आपके अधिकार और कर्तव्य प्रभावित हो जाएंगे। यानी परिस्थिति असामान्य हो गई दोनों दशाओं में, पागल में भी और मतता में भी। लेकिन अधिकार और कर्तव्य मतता में नहीं बदले। ठीक है, और पागलपन में बदले। अगर आप देखेंगे आईपीसी में तो 86 स्वैच्छिक मतता को और आपका 83 अनैच्छिक मतता को परिभाषित करते हैं। 83 क्यों? 85 और अनैच्छिक मतता में कहता है कि जब मतता की इच्छा इतनी अप्रतिरोध हो गई है कि आपका कोई नियंत्रण नहीं है उस पर, ठीक है, तब आपको रिलैक्सेशन मिलेंगे। तो इस दृष्टिकोण से 86, 85 और 84 इसे ध्यान में रखकर अगर हम निर्धारित करें तो बात निकल कर यह आ रही है कि अगर आपकी असामान्य परिस्थिति ये स्थायी हुई है तो आपकी विधिक दशा में परिवर्तन होता है। और अगर आपकी असामान्य परिस्थिति ये स्थायी नहीं है, अस्थायी प्रकृति की है, तो आपकी विधिक दशा में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन कुछ भी हो, आपकी दशा में परिवर्तन कानून से ही हो रहा, चाहे 83, 84, 85 कुछ भी हो, है परिवर्तन कानून से ही। यानी परिस्थिति कानून ही देगा, इसके अलावा कोई नहीं दे सकता। लेकिन जो महाद्वीपीय विचारक हैं, जन सैविनी वगैरह, ये गुण के रूप में परिस्थिति को देख रहे हैं। ठीक है, और जबकि डेवलपमेंट इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड में कानून देगा परिस्थिति। क्या कहा है हेनरी मैन ने? हेनरी मैन ने कहा कि विकासशील समाजों में संचलन परिस्थिति से संविदा की ओर है। यानी वह परिस्थिति जो आप लेकर पैदा होते, जो दशा आप लेकर पैदा हुए थे, उस दशा में संचलन हुआ और आपको संविदा करने लायक बनाया गया, यानी अधिकार और कर्तव्य धारण करने लायक बनाया गया। यानी संविदा करने की क्षमता, ये भी तो परिस्थिति ही है एक विशेष।
तो उन्होंने कहा कि जो विकासशील समाज है उसमें हमने जो संचलन देखा है वो संचलन किधर देखा है? गुण से दशा की ओर, ठीक है, दशा की ओर, और अर्जित, ठीक है, प्रदत्त प्रास्थिति से अर्जित प्रास्थिति की ओर हमने संचलन देखा है। और ये प्रदत्त से अर्जन की ओर जो संचलन है ये किया किसने, कराया किसने? कानून है। तो कानून आपको ये विधिक दशा दे सकता है, ये बात हेनरी मैन ने पहचानी है। और हेनरी मैन और महाद्वीपी विचारक दोनों को मिला देते हैं, तब प्रास्थितिक क्षमता से संबंधित दशा और गुण ये बन जाती है, ठीक है ना, कि प्रास्थितिक क्या है? क्षमता से संबंधित दशा और गुण, दशा और गुण, और ये देगी कौन? कानून, ठीक है, कानून इसको देगा, ठीक है। अच्छा, हेनरी मैन के बाद ऑस्टिन आए। ऑस्टिन ने कहा कि ठीक है, कानून ही देता है प्रास्थितिक, लेकिन कानून करता क्या है कि पहले आपको एक वर्ग की सदस्यता देता है, सबसे पहले एक वर्ग की सदस्यता दे देता है। उस वर्ग की सदस्यता के कारण आप में कुछ विशेषाधिकार, अधिकार, कर्तव्य, उन्मुक्तियां, दायित्व ये आ जाते हैं। और फिर तीसरी स्टेज पर वर्ग की सदस्यता के कारण जो अधिकार, कर्तव्य, दायित्व आदि आपको मिले वर्ग की सदस्यता के कारण, ठीक है, उनके कारण आपकी एक विशेष हैसियत बन जाती है। उस विशेष हैसियत में आप लोगों के साथ संव्यवहार शुरू कर देते हैं, लोगों के साथ विधिक संबंध आपके स्थापित होने लगते हैं। यानी ऑस्टिन क्या कह रहे हैं? ऑस्टिन कह रहे हैं वर्ग की सदस्यता यह कानून आपको देता है, और वर्ग की सदस्यता के कारण आपको कुछ अधिकार और कर्तव्य मिलते हैं, और उन अधिकार और कर्तव्यों के कारण आपकी एक विशेष हैसियत बनती है और आप सामाजिक संबंधों में, ठीक है, सामाजिक संबंधों को स्थापित करने में समर्थ हो जाते हैं। और ये आपकी जो दशा है ये प्रारंभ कहां से हुई थी? वर्ग की सदस्यता से, ठीक है। तो आपकी ये विधिक दशा, आपकी ये दशा, ठीक है, वर्ग की सदस्यता से आरंभ हुई थी, और वर्ग की सदस्यता किसने दी? कानून है। इसलिए आपकी इस दशा को, जो वर्ग की सदस्यता से प्रारंभ हुई, ठीक है, कानून ने निर्मित किया इस दशा को। इसलिए यह सत्य है कि व्यक्तित्व हो जाने के लिए जो आवश्यक दशा और प्रास्थिति है, आवश्यक दशा और प्रास्थिति नहीं बल्कि आवश्यक दशा या प्रास्थिति, क्योंकि दशा की तो प्रास्थिति कह रहे हैं, ये कानून ही देता है, ये ऑस्टिन ने निष्कर्ष निकाला। तो अगर वर्ग की सदस्यता मिल जाने के कारण अधिकार और कर्तव्य मिलते हैं, और अधिकार और कर्तव्य मिलने के कारण व्यक्ति की दशा निर्मित होती है, उस दशा को ही प्रास्थिति कहा जाता है, और वही प्रास्थिति मानव प्राणी को व्यक्तित्व प्रदान करती है। अगर ये ठीक है तो व्यक्ति के दो वर्गों का सदस्य हो जाने के कारण उसके अधिकारों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। दो वर्गों का सदस्य अगर वो हो जाए, ठीक है, तो उसके अधिकारों में या तो घटोत्तरी या बढ़ोतरी कुछ तो हो, यानी अधिकारों में परिवर्तन तो कम से कम होना ही चाहिए। और सामान्यतः उसे दो वर्गों का सदस्य होना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो भी जाए, हालैंड ने इस बात को सामने रखा। हालैंड ने कहा कि अगर विधिक प्रास्थिति अधिकार और कर्तव्यों को धारण करने की क्षमता से इतर किसी चीज से प्राप्त होती है, अर्थात वर्ग की सदस्यता के कारण प्राप्त होती है, तो व्यक्ति अगर दो वर्गों का सदस्य हो गया तो उसके अधिकार और कर्तव्यों में घटोत्तरी और बढ़ोतरी यह होनी चाहिए। और वर्ग की सदस्यता भी कई बार व्यक्ति को अपनी मर्जी के बिना मिल जाएगी, जैसे अवयस्क, जैसे पागल, ठीक है, बैंकर, जमींदार, ये जो वर्ग है इनमें तो कानून आपको शामिल करेगा, ठीक है, क्योंकि ऑस्टिन क्या करे, वर्ग की सदस्यता
इसके कारण अधिकार और कर्तव्य और वर्ग की सदस्यता कानून। हालैंड कहता है कि भाई वर्ग की सदस्यता कानून देगा ना, लेकिन कुछ वर्गों का सदस्य व्यक्ति अपने आप हो जाता है। ठीक है, हाँ ये ठीक है कि कुछ वर्गों का सदस्य, ये भी कि व्यक्ति अपनी मर्जी से बनता, लेकिन सिद्धांत सर्वथा सत्य होना चाहिए, तो सर्वथा सत्य तो नहीं दिखाई देता। ठीक है, और वर्ग की सदस्यता ही वो आधारशिला है जिस पर अंततः दशा निर्मित होगी। वह दशा जिसे प्राकृतिक कहेंगे और जिससे व्यक्तित्व का निर्माण होगा, क्योंकि दशा पहले सदस्यता मिलेगी, फिर अधिकार और कर्तव्य मिलेंगे उस सदस्यता के कारण, और फिर आपकी एक हैसियत आएगी। यह स्थिति होगी ना, जबकि ये बात सर्वथा सत्य नहीं दिखती। ठीक है, तो हालैंड कहता है कि भाई अवैध पागल क्या अपने किसी कानून ने उन्होंने रखा है, वो तो पागल तो पैदा हुआ है। ठीक है, कानून ने तो पहचाना कि व्यक्ति तो धारित करने योग्य नहीं। ठीक है ना, और व्यक्ति तो अवैध का ही पैदा होगा, वैध कैसे पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो कानून कहां दे रहा, कानून तो पहचान रहा है उन लोगों को। हाँ, बैंकर जमींदार की तो बात ठीक है। अच्छा, फिर तो आपकी ये बात ठीक नहीं रहती पूरी तरह कि कानून ही वर्ग की सदस्यता देगा। फिर अगर वो दो वर्गों का सदस्य हो गया, जो कि सामान्यतः उसे नहीं होना चाहिए लेकिन होता है, जैसे व्यक्ति जमींदार भी है, व्यापारी भी है, अवैध का है किंतु जमींदार है। ठीक है भाई, ये भी तो है, तो सामान्यतः उसे दो वर्गों में नहीं होना चाहिए लेकिन आए। ठीक है, इसके अलावा अगर वो दो वर्गों के सदस्य तो कुछ घटे कुछ बढ़े, जबकि अगर व्यापारी जमींदार है तो व्यापारिक तौर पर उसके अधिकार अलग हैं, जमींदार के तौर पर अलग हैं। ठीक है, जमींदार के व्यापारी होने या व्यापारी के जमींदार होने के कारण से उसके अधिकार न घटते हैं न बढ़ते हैं, जबकि अवैध का अगर जमींदार है तो उसके अधिकार बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं। तो आपकी बात कुछ सत्य नहीं दिखाई देती कि वर्ग की सदस्यता कानून देता है, और कानून वर्ग की सदस्यता और सदस्यता के कारण आपको अधिकार और कर्तव्य मिलते हैं, और अधिकार और कर्तव्यों के कारण आपकी विशेष हैसियत बनती। तीनों बातें गलत सी दिखाई देती, लेकिन फिर भी आस्तीन का महत्व कम नहीं है। उसने कम से कम यह पहचाना कि एक वर्ग के सदस्यों को, ठीक है, प्राथमिकता दी जाती है। सामान्य ने इसमें सुधार किया और उनका प्राथमिकता के चार ही अर्थ, कानून के समक्ष व्यक्ति की दशा क्या है, कानून के समक्ष व्यक्ति की स्थिति क्या है। ठीक है, व्यक्तिगत परिस्थिति का निर्माण करने वाले जो अन्य तत्व हैं, सामर्थ्य आदि, उनके आधार पर भी व्यक्ति की परिस्थिति अर्थात दशा का निर्माण होता है। और कई बार अभिसामयिक विधिक स्थिति व्यक्ति की होती है और उसके सामने उसकी अनिवार्य विधिक दशा होती है, जैसे संरक्षक आदि का। ठीक है, सामान्य ने इसमें इतना सुधार किया, लेकिन सामान्य पे भी हमला हुआ कि भाई अगर कानूनी विधि के समक्ष दशा, विधि के समक्ष स्थिति, ठीक है, परिस्थिति यानी विधि जो दशा आपको देगी, विधि आपकी जो, जिसे आप शत्रु देश से निकाल दिया जाए तो विधि आपकी दशा को समाप्त कर देगी ना। विधि के समक्ष आपकी कोई दशा नहीं रहेगी, विधि के समक्ष आपकी कोई स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन उन्होंने कहा आज एक तो निर्वासन खत्म वर्तमान युग में, और सभी मानव प्राणी समान ही लगभग दुनिया के सभी देशों के विधिक व्यवस्था का अंग ये बन गया। ठीक है, तो इसलिए तुम्हारे इस वर्गीकरण का आज कोई मूल्य नहीं रह गया कि साहब विधि के समक्ष दशा और विधि के समक्ष स्थिति ये व्यक्ति को, ठीक है, जन्म देती है, अर्थात मानव प्राणी को व्यक्ति बनाती है, क्योंकि इस तरीके से तो सारे मानव प्राणी व्यक्ति हो जाएंगे। भाई आज के कॉन्सेप्ट में सभी मानव प्राणी समान है, तो आज के डेट पे आपके इस मूल्यांकन का मूल्य क्या बचा? ये तो जब दास, निर्वासन के दंड ये मिल रहे थे तब इन चीजों का कोई मूल्य था। ठीक है ना, आज की डेट पर आपके इसका कोई मूल्य नहीं बचा। और ये बात कही क्योंकि वर्ग की सदस्यता फजीयत हो गई आस्तीन की, इसलिए उन्होंने वर्ग की सदस्यता हटा दी। उन्होंने कहा विधि के समक्ष दशा, विधि मानव प्राणी को जिस दशा में देख रही है या जिस मानव प्राणी को वह विशेष दशा दे रही है, ठीक है, बस उन्होंने वर्ग की झंझटी हटा दी, क्योंकि वर्ग से उनका फजीयत हो गई, आस्तीन के कपड़े उतर गए। ठीक है, तो उनने जेट कर दिया, तो उनके भी उतर गए। उनने कहा कि दो, ये तो बात ही खत्म हो गई, आज की डेट में दो का तो कोई महत्व नहीं बचा।
क्योंकि दुनिया की सभी विधिक व्यवस्थाओं में विधि के समक्ष दशा सभी मानव प्राणी समान है, इस ढंग की विधि के समक्ष स्थिति भी यही है। कहा हमारे यहां भी कहा विधि का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता, तो बात तो वही आ गई। ठीक है, और 14 सबको प्राप्त है, कोई भिन्नता ही नहीं है। ठीक है, किसी वर्ग का सदस्य होना जरूरी नहीं, आप नागरिक हो नागरिक ना हो कोई हो। हां, तीसरे वर्गीकरण का महत्व जरूर है और चौथे वर्गीकरण का महत्व आज भी बना हुआ है। तीसरा वर्गीकरण कि व्यक्तिगत रूप से आपका सामर्थ्य असामर्थ्य, इसके आधार पर भी आपकी विधिक दशा निर्मित होती है। ठीक है ना, यानी आप जब किसी को मार डालने का आशय रखकर कोई काम करेंगे, ठीक है, तभी यानी आशय धारित करने की सामर्थ्य आप में होगी, क्योंकि हर व्यक्ति में आशय धारित करने की सामर्थ्य थोड़ा ही है, विकृत चित्त में थोड़ी है। ठीक है, तो जो सामर्थ्य असामर्थ्य है यह भी विधिक दशा का निर्माण करता है। यह बात आपने जो उस समय कही थी यह आज भी सत्य है। और चौथा कि जो अभिसामयिक थोड़े समय के लिए आपकी कानून में स्थिति होती, वो भी आपकी विशेष परिस्थिति का निर्माण कर देती है। जैसे आप संरक्षक के अधीन प्रतिपाल हैं, ठीक है, जब आपकी वह आयु समाप्त हो जाएगी तो आपको संरक्षक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहां भी उन्होंने कहा कि ये कानून ही तय करेगा कि आपकी दशा क्या होगी। तो विवाह और इसका तब एलन आए, ठीक है, और एलन के बाद पैटर्न। तो वर्ग से सदस्यता संबंधित है, यह आस्टिन का विचार है। ठीक है, ठीक है, वर्ग की सदस्यता से प्रास्थिति संबंधित है, यह किसका विचार है? आस्टिन का। वर्ग की सदस्यता से प्रास्थिति संबंधित, यह आस्टिन का विचार है। लेकिन एलन ने इसमें इंप्रूवमेंट किया और कहा कि यह वर्ग के सदस्यों से संबंधित जरूर होती है, प्रास्थिति एक वर्ग के सदस्यों से संबंधित होती है, ये सही है, लेकिन कानून ये प्रास्थिति देता है कैसे? आरोपित करता है, और इसके आरोपण में व्यक्ति के चयन का कोई महत्व नहीं होता। यानी व्यक्ति चाहे तो उस दशा को जो कानून आरोपित आप पर कर रहा है आप स्वीकार करें या न करें, ऐसा चयन का विकल्प आपके पास नहीं होता। जैसे भागीदारी, भागीदारी के तौर पर आपके अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे ये तो कानून तय करता है। उनमें घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी आप कर सकते हैं, वो भी उन अधिकारों में सिर्फ जो कानून ने तय नहीं किए। ठीक है, जैसे उन्होंने शुरुआत में कहा कि भागीदारी क्या है? भागीदारी ऐसे व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने परस्पर भागीदारी में कारोबार करने का निर्णय लिया है और उसके लाभों को परस्पर बांट लेने का निर्णय लिया है। लाभ बराबर बराबर बटेंगे, लाभ बराबर बराबर नहीं बटेंगे, हानि भी बटेगी, आदि आदि आप तय कर सकते हो, लेकिन लाभों को बांटने का निर्णय ये तो कानून ने कर दिया, इसमें हस्तक्षेप का तुम्हें कोई हक नहीं है। तो एलन क्या कहता है? ये ठीक है कि विशेष वर्ग का सदस्य हो जाने के कारण, ठीक है, क्या होती है? प्रास्थिति निर्मित होती है, लेकिन वह प्रास्थिति कानून द्वारा आरोपित होती है, न कि वर्ग की सदस्यता के कारण मिल जाए। आपने कहा था वर्ग की सदस्यता के कारण मिल जाती है, और वर्ग की सदस्यता कानून देता है। ठीक है ना? एलन ने कहा कि वर्ग की सदस्यता आप अपनी मर्जी से भी कई बार ले सकते हो, अपनी मर्जी से छोड़ भी सकते हो, यह भी ठीक है, लेकिन वर्ग की सदस्यता अगर आपने अपनी मर्जी से भी ली तो भी अपनी मर्जी से वर्ग की सदस्यता लेने के बाद कानून आप पर कुछ दशाएं आरोपित कर देगा, और उन दशाओं को बदलना ये आपके बस की बात नहीं होगी। ठीक है, आप ये नहीं तय कर सकते कि हम लाभ नहीं लेंगे और भागीदार होंगे, ये तय नहीं कर सकते आप। ठीक है, वो विधिक दशा
जो आरोपित है कानून द्वारा, और आपके चयन के जो विकल्प हैं उनके परे जाकर आरोपित है, वह दशा ही प्रास्थिति का निर्माण करती है। एलन ने इसमें यह सुधार किया, यानी मेन का वह विचार कि प्रास्थिति अर्जित की जा सकती है, उसको भी एलन ने लिया, और ऑस्टिन का वह विचार कि वर्ग की सदस्यता से संबंधित है, इसको भी लिया, लेकिन दोनों को मिलाकर एक विकसित स्वरूप और एक अच्छी परिभाषा ये सामने रख दी कि नो डाउट प्रास्थिति वर्ग की सदस्यता से उत्पन्न होती है, और यह वर्ग की सदस्यता आपकी इच्छा पर भी निर्भर कर सकती है। लेकिन ठीक है, आप पर विधिक दशा यह कानून द्वारा ही आरोपित होगी, और उस विधिक दशा के संबंध में आपके पास चयन का कोई विकल्प ये नहीं होगा। ये एलन ने सुधार किया। पैटर्न ने आगे बात बढ़ाई। पैटर्न ने कहा कि वर्ग की सदस्यता, इससे ही प्रास्थिति उत्पन्न होगी, ठीक है, और वर्ग की सदस्यता के कारण आप पर जो विधिक दशाएं आरोपित होंगी उनके कारण आपको विशेष प्रकार के अधिकार और कर्तव्य मिलेंगे, ये सही है। लेकिन कई बार वर्ग की सदस्यता, ठीक है, ये आप अपनी इच्छा से नहीं बल्कि जबरदस्ती या कहें या आपकी इच्छा के परे शब्द कहें तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि जबरदस्ती का मतलब हुआ इच्छा के विरुद्ध, ठीक है ना, और इच्छा के परे का मतलब हुआ ना इच्छा है ना अनिच्छा है, आपसे कोई मतलब ही नहीं है। तो पैटर्न ने एलन को ही फॉलो किया है और यह कहा कि वर्ग की सदस्यता से सामान्यतः प्रास्थिति पैदा होती है, और इस वर्ग की सदस्यता से मिलते ही विधि कुछ विशेष दशाओं का आरोपण आप पर कर देती है, और उन विशेष दशाओं के आरोपण के कारण विशेष प्रकार के अधिकार और कर्तव्य आपको मिल जाते हैं। ये सारी बातें ठीक हैं, ठीक है, और इसके कारण आपकी एक विशेष हैसियत भी बन जाती है, ये भी सही है। और सामान्यतः आप वर्ग की सदस्यता ये कानून से हासिल करते हैं, अपनी इच्छा से हासिल करते हैं, दोनों ही बातें हो सकती हैं। लेकिन यह भी हो सकता है कि वर्ग की सदस्यता आपकी इच्छा के परे आपको हासिल हो जाए, जैसे विकृत और अवयस्क, ठीक है ना, विकृत और अवयस्क, यह भी हो सकता है वर्ग की सदस्यता इस प्रकार से भी आपको हासिल हो जाए। और वर्ग की सदस्यता जब हासिल होगी तो कानून कुछ विशेष प्रकार की दशा आप पर आरोपित कर देगा, और उस दशा के कारण आपको कुछ अधिकार और कर्तव्य ये मिल जाएंगे। पैटर्न ने मेन को सुधारा इस ढंग से है कि मेन ने यह कहा कि कानून जो प्रदत्त प्रास्थिति है उसे अर्जित प्रास्थिति में इसलिए बदलता है, अर्थात प्रास्थिति से संविदा की ओर संचलन इसलिए होता है क्योंकि जो प्रदत्त प्रास्थिति होती है, यानी प्रास्थिति जिसे उन्होंने कहा है प्रदत्त प्रास्थिति, ठीक है, उसमें व्यक्ति सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता, उसके निर्णय में त्रुटि होती है, अनपढ़ है, ठीक है, विकृत है, अवयस्क है, ठीक है, इसलिए कानून क्या करता है, कह देता कि विकृत और अवयस्क संविदा नहीं करेंगे, एक विशेष दशा का निर्माण कर देता है। यानी प्रश्न जो निर्णय लेने की त्रुटि है, इसके कारण मेन कहते हैं कि विशेष प्रकार का सामर्थ्य और विशेष प्रकार का असामर्थ्य ये कानून पैदा करता है। लेकिन हमेशा ये सत्य नहीं है, कई बार संरक्षण देने के लिए, और देखा यही गया है कि संरक्षण देने के लिए कानून विशेष प्रकार की प्रास्थिति का निर्माण करता है, ठीक है। दूसरा यह भी है कि प्रास्थिति ये अधिकारों को बढ़ाती भी है और अधिकारों को घटाती भी है, और ऐसा भी होता है कि आप एक वर्ग के सदस्य बन जाएंगे लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं मिलेगा, इसलिए यह बात ठीक नहीं है। पैटर्न ने यह भी कहा है कि यह पिछले विचारकों का मत ठीक नहीं है कि वर्ग का सदस्य होने के कारण अधिकार मिलेंगे, जैसे उनका न्यासी
ये बन गए आप, तो क्या बन गए? मैनेजर हो गए बस। आपको प्रश्नगत संपत्ति के संबंध में क्या अधिकार मिला? प्रश्नगत संपत्ति के संबंध में कोई अधिकार नहीं मिला। आप सिर्फ व्यवस्था कर सकते हैं, बाकी अधिकार तो हिताधिकारी का है। तो पैटर्न कहते हैं ये भी सर्वांग सत्य नहीं है। ठीक है, कि साहब जो है एक विशेष वर्ग की सदस्यता के कारण आपकी एक विशेष दशा निर्मित हो जाती है, न्यासी के संबंध में बात यहां तक ठीक है, और उस विशेष दशा के कारण आपको अधिकार और कर्तव्य मिलेंगे ही, ये पिछले विचारकों का मत है। ये कहते हैं कि ऐसा हमेशा नहीं होगा। ठीक है, तो पैटर्न ने भी वर्ग की सदस्यता और इन चीजों से संबंधित माना है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो चाहे वर्ग की सदस्यता के कारण परिस्थिति का निर्माण हो रहा हो, चाहे गुण के कारण परिस्थिति का निर्माण हो रहा हो, परिस्थिति एक दशा के रूप में हमारे सामने आ रही है, और उस दशा के कारण आपको विशेष प्रकार के अधिकार और कर्तव्य ये प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, और विशेष प्रकार के उन अधिकार और कर्तव्यों के प्राप्त हो जाने के कारण आप समाज के सदस्यों से समव्यवहार की स्थिति में आ रहे हैं, और आपकी ये जो स्थिति है इसी को प्राप्ति कहा गया है। और ये प्राप्ति जब मानव प्राणी के पास होगी तभी वो कानून में व्यक्ति ये बन सकता है। लेकिन अगली बात ये है कि आप एक विशेष प्राप्ति के हैं या कानून के समक्ष आपकी एक दशा है, तो भी जरूरी नहीं है कि आप व्यक्तित्व हासिल ही कर लें। परिस्थिति एक तत्व है। परिस्थिति मानव प्राणी के व्यक्तित्व बन जाने के लिए आवश्यक जो संगठक लक्षण है उनमें से एक तत्व परिस्थिति है, और वो परिस्थिति दशा और गुण इसके रूप में वर्णित की गई है। उस दशा और गुण को आप जन्म से प्राप्त कर सकते हैं, सम्मति से प्राप्त कर सकते हैं, वर्ग के सदस्य के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी रूप में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वर्ग की सदस्यता प्राप्त हो जाने के कारण आपको अधिकार और कर्तव्य मिलेंगे, उनसे आपकी विशेष दशा का निर्माण होगा। यह बात निकल कर आई। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपकी परिस्थिति निर्मित भी हो गई तो भी आप मानव प्राणी से व्यक्ति बन जाओ। इसके लिए जरूरी है कि आपके पास परिस्थिति के साथ साथ सामर्थ्य भी होनी चाहिए। ठीक है, और असामर्थ्य भी आपकी विधिक दशा को निर्मित करती है। तब भी ठीक है, आप व्यक्तित्व हासिल करते हो जब आप में असामर्थ्य होती है। लेकिन यह सामर्थ्य और असामर्थ्य ये भी जैसे परिस्थिति कानून उत्पन्न कर रहा है, वैसे ही कानून ही उत्पन्न करेगा, तभी आप मानव प्राणी से व्यक्ति में परिवर्तित होंगे। अन्यथा आप ऐसे मानव प्राणी जिसकी विशेष परिस्थिति है ये तो बने रहेंगे, मानव प्राणी जिसकी विशेष दशा है अर्थात जिसकी विशेष परिस्थिति है ये तो बने रहेंगे आप। लेकिन ऐसे मानव प्राणी जो विधि की दृष्टि में व्यक्ति हों ये आप नहीं बनेंगे। जैसे आप ये चाहें कि हम अजनबी हैं, ठीक है, और फिर भी एक हिंदू निवास गृह में ठीक है हिस्सा खरीद कर उसमें रहने के योग्य हो जाए, नहीं होंगे आप। ठीक है, हम लोग पढ़कर आए हैं, नहीं आएंगे हम। ठीक है, ये विधिक असामर्थ्य ठीक है कानून ने आप में पैदा कर दिया, और इसलिए उस दृष्टिकोण से आप व्यक्ति नहीं बनेंगे। ठीक है, उस दृष्टिकोण से व्यक्ति नहीं बनेंगे, मीनिंग देर में व्यक्ति तो है कानून, क्योंकि असामर्थ्य आपने पैदा किया है। लेकिन फिर भी ठीक है आप पूर्ण व्यक्ति हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूर्ण व्यक्ति आप हैं तो वहां रह क्यों नहीं पा रहे, तो आप नहीं रह पाएंगे। तो ये सामर्थ्य और असामर्थ्य ये भी व्यक्तित्व का आवश्यक लक्षण है।
जब सामर्थ्य और असामर्थ्य, कानून द्वारा उत्पन्न सामर्थ्य और असामर्थ्य, ये आप में हो, और आपकी विशेष दशा भी, जैसे दास में दोनों ही चीजें नहीं है, दोनों ही चीजें नहीं है, ठीक है, ना उसमें सामर्थ्य है ना असामर्थ्य है, और उसकी कोई प्राप्ति ये भी नहीं है, इसलिए वो व्यक्ति नहीं है, वो मानव प्राणी है। तो मानव प्राणी व्यक्तित्व को हासिल करें, इसके लिए दो चीजें जरूरी हो गई, एक प्राप्ति और दूसरा सामर्थ्य और असामर्थ्य। शेष एक व्यक्ति का दोहरा व्यक्तित्व नहीं हो सकता इस एस्पेक्ट पर, और मानव प्राणियों से इतर व्यक्तित्व यानी कृत्रिम व्यक्तित्व कौन कौन होते हैं, क्या क्या होते हैं, इस पर कल चर्चा कर लेंगे। फिर निगम की उत्पत्ति के सिद्धांत, और फिर ये खत्म होगा।